वाले हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। और देवेंद्र जी तो काफी बार आ चुके हैं यहाँ पर, सब लोगों के फेवरेट रचनाकार हैं। गीत गजल सब कुछ लिखते हैं, नवगीतिका, गीतिका काफी। मैंने और देवेंद्र जी हम लोग सब मिलके लिटरेरी ग्रुप भी शुरू किए हैं, विश्व साहित्य सेवा संस्थान। तो आपका भी स्वागत है इसमें। देवेंद्र जी का रचनाएं आपको भी पसंद आएगा। और आप क्या करती हैं? आप चेन्नई से हैं, बाहर से हैं? हाँ, मैं चेन्नई से हूँ। मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मास्टर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो लोगों के मनोभाव को अच्छी तरह आप समझ पाएंगे, और देवेंद्र जी की रचनाओं को तो आप बढ़िया से समझ सकेंगे। हर मूड के ऊपर लिखते हैं वो, श्रृंगार जी सभी इस पे लिखते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। उनके पास बोलने के लिए तो उनके पास बहुत कुछ है। चलिए, उनके फादर भी बहुत बड़े राइटर थे, गंधर्व सिंह तोमर, वहीं के, और अटल बिहारी वाजपेयी के क्लासमेट भी थे, बहुत क्लोज एसोसिएट थे। तो इस तरह से उनको विरासत में मिली है साहित्य और संगीत, गीत सब कुछ। बहुत अच्छी बात है। गुड नो अबाउट सर। तो भावना दीक्षित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आदरणीय। नमस्ते, नमस्ते। और दिव्या मैम, अன்பு சார் வரலையா? जी வரல. வந்தா விட்டு தானே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்படி இல்ல, நம்ம 7:10க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நீங்க பேசுறேன்னா பேசுங்க, அதுக்கப்புறம் ஜாயின். ओके ओके। सुभाषिनी जी, आपका स्वागत है। अभी और कौन ज्वाइन किया? सुंदर सर। सुंदर सर, आपका स्वागत है, वेलकम। சுந்தர் சார் இன்னைக்கு கஷ்டமா? ஆமா, ரெகுலரா வரவங்க சுந்தர் சார். अच्छा अच्छा। सुभाषिनी मैम न्यू टू द இதுவா? இல்ல, she will also come for regularly. ரெகுலர்லி? अच्छा अच्छा। तो அப்போ தேவேந்திர ஜியோட ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க? பண்ணிருக்காங்க. பட் அவங்க ஹலோ ஆக்சுவலா அவங்க சம்டைம்ஸ் வந்து ஐடிசில ஒர்க்கிங்ல இருக்கும்போது. ஆமா ஆமா ஆமா, லாஸ்ட் டைம் பார்த்தேன். நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்து என்னால அட்டெண்ட் பண்ண முடியலன்னு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லட்டுமா? நீங்க எப்படி சொல்லிடும்? உங்களுக்கு ஓகேயா? நீங்க இன்வைட் பண்ணவங்க எல்லாம் வந்தாச்சா? வந்துட்டே இருப்பாங்க. நம்ம டைம் சொன்னாலும் அந்த டைம் படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம், அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே, அப்பனா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. 7:05. ஓகே, யூ கேன் ஸ்டார்ட். அவரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றேன். நான் சொல்லிட்டேன், இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு இது பண்ணா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அவருக்கு பிடிச்ச விஷயம் எல்லாம் என்னன்னு கேளுங்க. देवेंद्र जी, देवेंद्र जी। जी हाँ, जी हाँ। बेटा, हाँ नमस्ते। वो बोल रही है कि आप अपने पसंदीदा विषय के बारे में बोलिए। 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अपना क्या क्या आपका रुचि है, इस तरह से बोलिए। अच्छा अच्छा, हाँ मैं जरूर 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 बताता हूँ। मैं बताने की स्टार्ट करना कर दिया। मेरी प्रमुख रूप से तो मेरी रुचि साहित्य में है, और साहित्य में रुचि है ये कहते हुए क्या इसके पक्ष में इसके प्रमाण भी है कि 12 वर्ष की अवस्था से मैंने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ करना शुरू कर दिया। तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि 7 या 8 वर्ष की उम्र में कविता को सुनना, उसे समझने की कोशिश करना। और उस जमाने में मैंने 70 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर केवल 2 मैगजीन जो पढ़ी जाती थी, और एक पढ़ने का एक जो चलन था, एक हिंदुस्तान और धर्मयुग, ये 2 पत्रिकाएं वो बाजी मार ले जाती थी। सबसे ज्यादा पाठ नवनीत में निकलता था उस समय, और भी बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाएं निकलती थी, लेकिन साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग
पाठकों से लेकर के खास साहित्य सेवियों तक और साहित्य के जानकार लोगों तक ये पॉपुलर। साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्ली से निकलता था और हरयुग ये मुंबई से निकलता था, और साप्ताहिक था तो इतवार को, रविवार के दिन ये आता था। दोनों पत्रिकाएं आती थी। तो आप कहेंगे कि 7 या 8 साल की उम्र से मैंने उस समय के रचनाकारों को, चाहे वो राम नरेश मिश्र हो, चाहे भारत भूषण त्यागी हो, या बलवीर सिंह रंग हो, देवेंद्र शर्मा, इंद्र तक के की रचनाएं उस समय बहुत प्रमुखता के साथ छपने लगी थी और मैं उनको पढ़ता था। तो रुचि जो है, और समझने की कोशिश करता था, कविता को समझने की कोशिश करता था। 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कविता क्या समझ सकता है या क्या उससे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था उसको, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 25 आजादी की 25वीं वर्षगांठ जो है जब मनाई गई, तो उसमें बलवीर सिंह रंग का एक गीत साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुआ था, और वो था कि जयंती तुम मनाओ हम अभी संघर्षरत हैं, ये गीत था। तो आप समझिए कि मैं उस समय तो मुझे परेशानी हो गई थी, तो मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। तो मुझे जब मेरी बहन वहां देखने के लिए आई हॉस्पिटल में, तो वो साथ में वो साप्ताहिक हिंदुस्तान ले आई। साप्ताहिक हिंदुस्तान को मैंने खोल करके, और लेटे लेटे खोल करके मैंने उसका वो पन्ना देखा जिस पर कविताएं आती थी। तो उसमें बलवीर सिंह रंग का गीत प्रकाशित हुआ था कि जयंती तुम मनाओ हम अभी संघर्षरत। आजादी के का जश्न मनाया जा रहा था, उस पर कवि ने ये कहा था, रंग जी ने ये कहा था। तो मुझे वो गीत तो मैंने पढ़ा ही बाद में, लेकिन उस गीत की पहली पंक्ति के जयंती तुम मनाओ हम अभी संघर्षरत, ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने खुशी के मारे उस अखबार को, साप्ताहिक हिंदुस्तान को हवा में उछाल दिया। तो जनरल वार्ड में था मैं, बहुत बड़ा, मतलब उस समय तो बड़ा बहुत सिस्टमेटिक और बड़ा साफ सफाई के साथ में हॉस्पिटल जैसी जगह हुआ करती थी। अब वो बात नहीं है, अब तो प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो गया और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया हम लोगों के लिए। लेकिन उस साफ सुथरे वार्ड में मेरे दाएं बाएं जो लोग थे, पुरानी लाल जी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। तो मैंने वो अखबार जो हवा में उछाला, साप्ताहिक हिंदुस्तान जो पत्रिका अखबार में उसने हवा में जो उछाली, तो आसपास के जो पेशेंट थे उनको लगा कि ये लड़का पेशेंट जो है मानसिक रूप से कुछ परेशानी है इसको, जो इसने ऐसा किया। फिर मैंने वो बहन से कह करके वो अखबार फिर से उठवाया और फिर उसको पढ़ा। तो पूरा गीत में दिन भर मैं पढ़ता रहा उसको, मैंने कोई कम से कम 20 बार उस गीत को पढ़ा। बहुत प्यारा गीत था और पूरे उस समय की जो परिस्थितियां थी वो उन्होंने बयान की। तो मैं रुचि की बात कर रहा था किस तरह से पारिवारिक वातावरण में पिताजी से वो संस्कार मिले, उनके साथ कभी गोष्ठियों में, कभी सम्मेलनों में, साहित्यिक आयोजनों में आना जाना, सुनना समझना, ये सब मेरे साथ होता रहा। और ये क्रम कहे तो सक्रिय रूप से 2015 तक चला। 1972 से लेकर के और 2010 तक को नियमित रूप से धुआंधार कवि सम्मेलन, ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में जैसा भी रहा, जिस रूप में भी रहा, छोटा मोटा नाम भी रहा, होता रहा, मिलता रहा, मुझे सम्मान पारिश्रमिक भी मिलता रहा। उसके बाद फिर कुछ ऐसा शासकीय सेवा की व्यस्तताएं और कुछ अन्य कारण ऐसे रहे कि मुझे मंच से एक तरह से घोषित अघोषित रूप से संन्यास लेना पड़ा। मेरा मन हुआ कि अब बंद कमरे में बैठ करके लिखा जाए। तो 2010 से और 2015-16 तक मैं किसी सक्रिय आयोजन में नहीं गया, और उसके बाद फिर मैंने शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति लेकर के फिर मैंने गंभीर लिखना शुरू किया। वर्तमान में तो जो भी है मेरा वो आपके सामने है। भाग्य उदारता है कि वो मेरे दिखे में इतना सब कुछ है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब कर
क्षेत्र रहा है वो है सामाजिक समाज सेवा का क्षेत्र, सामाजिक कार्यों का क्षेत्र। कर लिया हिंदी साहित्य में एमए करने के साथ साथ एमएसडब्ल्यू कर दिया, और एमएसडब्ल्यू मैंने कहें कि 55 वर्ष की 54 वर्ष की उम्र में किया। साथ के स्टूडेंट उस समय जो परीक्षा दे रहे थे वो लोग पूछते थे कि अंकल जी आपको क्या आवश्यकता पड़ गई, या वो कहते थे भाई साहब आपको क्या जरूरत पड़ गई जो आप परीक्षा देने के लिए शुरू कर रहे हो। तो मैंने फिर उनको कहा और बताया, तो अधिकांश लोग फिर जानते थे। तो सामाजिक कार्य करते हुए मैं अनेक संस्थाओं से जुड़ा रहा, संस्कृति संस्था और जीएसटीसी फाउंडेशन, ये दो संस्थाएं प्रमुख हैं जिसमें मुझे नेशनल डायरेक्टर की हैसियत से काम करने का मौका मिला। कोई लगातार 25 वर्ष, और दोनों ही संस्थाओं में आज भी उसी हैसियत से काबिज हूँ। मैंने एनजीओ के स्तर पर, संगठन के स्तर पर यूनिसेफ के साथ काम किया, यूएनएफपीए के साथ में काम किया, फॉरेन फंडिंग एजेंसी बहुत सारी संपर्क में आई, उनके साथ काम किया। जो शिक्षा नीति भारत सरकार की इस समय लागू है, इस शिक्षा नीति को लागू कराने में, इस शिक्षा नीति को बनवाने में, और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसको बनवाने में जो लड़ाई लड़ी थी एनजीओ ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई का मुझे ये कहते हुए गर्व है, मैं गौरवान्वित होता हूँ कि मैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, संस्कृति संस्था और जीएसटीसी फाउंडेशन, इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे परामर्श पर और मेरे नेतृत्व यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक यात्रा की थी, और लड़ाई के लिए जो भी जरूरी था सब किया था। तीसरा मेरा एक क्षेत्र रहा है, और शौकिया ही कह लें उसे, वो रहा है पत्रकारिता का। पत्रकारिता भी मैंने की है, दैनिक भास्कर में थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा काम स्वदेश में किया है, थोड़ा सा काम दैनिक जागरण में किया है, और ग्वालियर चंबल संभाग से निकलने वाले कोई 4 या 5 अखबारों के साथ जुड़ करके मैं काम करता रहा हूँ। कई अखबारों के लिए मैंने स्थायी स्तंभ लिखे हैं, अभी भी लिख रहा हूँ। तो पत्रकारिता में मेरी गहरी रुचि है, और ईश्वर की कृपा से और उनकी उदारता की वजह से बड़े बड़े पत्रकारों से, तमाम धन्य पत्रकारों से मेरा निकट का संपर्क और संवाद है। मैं कई नाम ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के अखबारों के संपादक पद पर अभी भी आज की तारीख में काबिज हैं, और इसी क्रम में नाम ले सकते हैं। सौभाग्य से वो साहित्यकार भी हैं, वो पत्रकार हरीश पाठक हों या हरीश उपाध्याय हों, डॉक्टर सुरेश सम्राट हों, डॉक्टर राम विद्रोही हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, और मुझे इनका सानिध्य किसी से बड़े भाई के रूप में और किसी से प्राप्त होता रहा है इनका सानिध्य। तो एक ये भी मेरा, और बहुत कुछ कहा तो बहुत कुछ है। थोड़ी बहुत रुचि मुझे ज्योतिष क्षेत्र में भी है, ज्योतिष के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, और जानने की इच्छा हमेशा, जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि कुछ नई चीज, और पता नहीं वो निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। ऐसे कोई मैंने 10-12 के ज्योतिष की जो शब्दावली होती है, ज्योतिष की जो भाषा होती है, वो भी देखिए, तो ज्योतिष के जो मान्य सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को मैं उन गीतों में लाया हूँ, और उसको मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपनी कुंडली से जोड़ करके और उसका तालमेल बिठाया। एक क्षेत्र ये भी रहा है, और समय समय पर जो आ जाता है बस के अब ये काम करना है तो वही काम करने लग जाता हूँ। किसी भी प्रकार से अपने आप को सक्रिय बनाए रहने की कोशिश करता हूँ, और बात बाकी का तो जैसा डॉक्टर कल्पना आदेश कर देती है, निर्देश दे देती है, उस हिसाब से मधुबाला सिन्हा है, मधुरा निलाल है, ये रिमाइंडर करती रहती हैं कि अब ये करना है। अब तो अभी पिछले 4-5 महीने से उन्हीं ने पकड़ लिया है, तो जो भी नया आइडिया, नया विचार जो दिमाग में आता है
प्राइवेट साहित्य सेवा संस्थान के पटल पर कर रहे हैं। ये सभी एक मकान के सब एक घर के कमरे हैं ये सब, और हम लोग इसी तरह से मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और कुल मिलाकर के कुछ रचनात्मक होता रहे, कुछ परिणाम ऐसा सुखद निकले कि जिसको हम कह सकें, बता सकें, और ना भी बताने के लिए की जरूरत हो, ना भी कहने की जरूरत हो, तब भी हमारी आत्मा को, हमारे मन को संतुष्टि मिले और खुशी। तो इस दृष्टि से थोड़ा सा, चाहे वो प्रकाशन का हो या प्रसारण का हो, ये सब करने की कोशिश करता रहता हूँ। और काफी हो गया वैसे, इसके बाद तो मेरे पास कोई बचा भी नहीं कहने के लिए, लेकिन जितना मैंने नमस्ते। काफी कुछ बता दिया है, इतना सब भी तो सबको चाहिए ना जानने के लिए। आपका काफी आपका क्रेडेंशियल है जो लोगों को और जानना चाहिए, ये सब तो आया नहीं है, तो इस बार का हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो अच्छा, मधुरानी लाल जी, संजय शरण जी, सबको नमस्ते। शेषमणि सर भी आए हुए हैं, उनका भी नमस्ते, आपका स्वागत है। डॉक्टर अनबू सर வந்துட்டேரா? दिव्या मैम नहीं आए। दिव्या मैम அன்பு சார் வந்துட்டார், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்பதான் ஜாயின் பண்ணாரு. சரி, அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பாக்கி எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க. You can start. Welcome. I don't know Hindi, so I asked Kalpana ma'am to welcome. No problem. ரொம்ப அவருக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன். நிறைய அவரோட ஸ்பெஷல் இது கிரெடென்ஷியல்லாம் நிறைய இருக்கு. லிஸ்ட் ஆஃப் இது Okay ma'am, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. डिटेल சொல்றேன். देवेंद्र जी आप स्टार्ट करिए। आ गए हैं, अनबू जी आ गए हैं। मैम நீங்க எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க। Okay நான் எல்லாருக்கும் देवेंद्र जी आप शुरू कर दीजिए। अनबू सर भी, डॉक्टर अनबू जी। नमस्ते अनबू सर। नमस्ते। मैं थोड़ा कुछ काम में व्यस्त था, पर आपको शुरू कर देना था। कितनी देर लोगों को? नहीं, कर दिए। हाँ ठीक है। इतना देर उनको इंट्रोडक्शन दे रही थी, और आप आ गए हैं तो आपको जानने का बहुत कुछ है ना, इसीलिए वेट कर रहे थे। बिल्कुल। हाँ, स्टार्ट कर लीजिए आप। प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बारे में मुझे जो कहना था वो तो मैं कह चुका हूँ। आपका स्वागत करने रह गया था, तो आप पधारे, आपका स्वागत है। और मुझे आदेश मिला है डॉक्टर कल्पना का कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। तो मुझे जो दायित्व सौंपा गया है वो काव्य पाठ भी करना है, और गीत के संबंध में थोड़ी सी चर्चा भी करना है। एक अवसर पर हम चर्चा कर चुके हैं गीत के संबंध में, लेकिन वो चर्चा थोड़ी सी संक्षिप्त रही थी, ऐसा मुझे भी लगा। और बाद में जो फीडबैक आया वो उससे भी ये पता चला कि वो चर्चा थोड़ी सी संक्षिप्त रही, उसमें और थोड़ा सा विस्तार से जाना था। मैं कोशिश करूंगा कि हम गीत को लेकर के थोड़ा सा और विस्तार में जाएं, लेकिन मैं फिर कह देता हूं कि कितने भी विस्तार में जाएंगे तब भी गीत के बारे में बहुत कुछ कहने से छूट जाएगा। अभी किसी दूसरे चैनल ने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले जो है कार्यशालाएं आयोजित की साहित्य की सभी विधाओं को लेकर, तो गीत पर भी कार्यशाला रखी उन्होंने। तो गीत की कार्यशाला को कंडक्ट करने का या उसको ठीक तरह से मैनेज करने का वो दायित्व उन्होंने मुझे सौंप दिया, मुझसे अनुमति लेकर। तो वो 5 भागों में कार्यशाला हुई और 1 घंटे का कार्यक्रम रहता था उनका। तो आप ताज्जुब करेंगे कि हर बार हर कार्यशाला वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे की रही, कोई कार्यशाला तो 1.25 घंटे की हुई। तो इस तरह से फिर वो 5 गीत की चर्चा हो पाई। लेकिन मुझे लगता है घंटों की 5 दिनों की कहें कि 9 घंटे का रिकॉर्डिंग जिसमें है, उसमें भी क्या है गीत के विषय में कहने से। लेकिन फिर भी जो काम सामने है मुझे किया गया है
उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, तो मैं ऐसे कुछ बिंदु आपको बताता हूँ। हमारे नए रचनाकारों को, चाहे वो यमन हो या और भी हो सकते हैं जो सुन रहे होंगे, उसमें भी नए रचनाकार होंगे, युवा रचनाकार होंगे, या वो रचनाकार होंगे जिन्होंने साहित्य को क्लासिकली तो मतलब सक्रिय रूप से तो लिखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, लेकिन क्लासिकली शास्त्रीय तरीके से नियम विधान कायदे कानून वाली बात जब आती है। आज मुझे मधुरानी लाल एक गीत सुना रही। गीत जब इन्होंने सुनाना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब आमतौर पर ये या तो दोहे सुनाती है या फिर कविता सुनाती है। तो कविता को, कविता का अर्थ मैंने उसी सेंस में लिया कि कविता नाम से जो विधा साहित्य में है वो ये सुना रही है, लेकिन इन्होंने उसको सुनाने के साथ इन्होंने उसको गा करके सुनाना शुरू किया। गा करके सुनाना शुरू किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, कर्णप्रिय लगा। तो जब ये सुना लिया इन्होंने पूरा, तो मैंने कहा कि आपने इसको कविता क्यों कहा, ये तो पूरी तरह से गीत है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मात्राओं का मैं उतना ख्याल नहीं रख पाई और या उतना निर्वाह नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इसको कविता कहा। तो मैंने फिर इनको कहा कि मात्राओं का जो संयोजन ठीक से नहीं हो पाया है उसमें तो सुधार किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन मूल बात जो है गीत के साथ जो पहली शर्त होती है, जो मैंने पिछली कार्यशाला पिछली बार की बातचीत में कही थी, वो ये कही थी कि गीत की पहली शर्त है कि वो गाया जा सके, उस रचना को गाया जा सके, अर्थात वो गीत। तो इन्होंने जो रचना गा करके, मधुरानी लाल का तो कंठ वैसे भी बड़ा सुरीला है और ये बड़े बहुत मार्मिक और बड़े बहुत कहें कि कोमलकांत पदावली, कोमलकांत शब्दावली का उपयोग करते हुए रचना लिखती हैं, वो पढ़ती हैं बड़ी मासूमियत के साथ। तो उसको सुनकर के वो प्रथम दृष्टि में ही गीत प्रमाणित हो रहा था। फिर मैंने इनको कहा कि जहां तक मात्राओं का बड़े बड़े लोगों से चूक हो जाती है, आपको अगर लग रहा है ऐसा कि इसमें कहीं कुछ मात्राओं का तालमेल बिठाना जरूरी है तो उसको सुधार लिया जाएगा, लेकिन मूलतः ये रचना गीत। तो गीत की पहली तो यही है कि रचना गाया जा सके, रचना गाने योग्य हो, तो वो गीत कहलाता। अब थोड़ा सा शुरू से देख लें, शुरू से कुछ बिंदु समझ लें, बस पॉइंट कहते हैं हम लोग, तो पॉइंट समझ लीजिए आप। सबसे पहला तो ये है कि हमारा संपूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य, संपूर्ण प्राचीन शब्दों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कि हमारा संपूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य वो गीत है। चाहे विद्यापति का हो, चाहे जयदेव का हो, चाहे किसी भी रचनाकार का हो, किसी भी रचनाकार की कोई भी कृति हो, वो गीत है। आप देखिएगा इसके पीछे एक बहुत बड़ी मतलब ये बात कह दी गई, जिसने भी कही, मैंने मन से नहीं कही है, उससे भी किसी ने कहा, मैंने भी कहीं पढ़ा, मैंने भी कहीं प्रमाणित रूप में देखा और तर्क संगत तरीके से उन्होंने कहा। तो इसके पीछे बात जो है, वो जो प्रमाण है, जो तर्क है, वो ये है कि हमारा संपूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य वो संस्कृत में है, और संस्कृत जो भाषा है वो इतनी कोमल है, उसमें इतनी कोमलता है, इतना उसमें इतनी सरलता और इतनी सहजता है। सुनने में लगता है कि ये कठिन है, ये श्लोक का अर्थ कैसे करेंगे, लेकिन संस्कृत को जानने वाले, संस्कृत हमारे भारत की जन भाषा रही है। कुछ लोग हैं जो नहीं स्वीकार करते इस बात को, लोग कहते हैं कि संस्कृत भारत की जनभाषा कभी नहीं रही, लेकिन पर्याप्त प्रमाण इस बात के पक्ष में है कि संस्कृत भारत की जनभाषा रही है। संस्कृत जब भारत की जनभाषा रही है, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण सुषमा स्वराज ने, जो हमारे बीच नहीं है, वो बहुत विदुषी महिला, हमको जानते हैं, एक अच्छी राजनेता के रूप रही, लेकिन उनकी विद्वता और मुझे उनको सुनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने विक्रमार्क उदाहरण दिया
ये राजा विक्रमादित्य का कि वो जनता की अपनी प्रजा की कुशल क्षेम पूछने के लिए और ग्रामीण इलाकों में जाया करते। ग्रामीण इलाकों में जाते हुए सीधा संवाद करते थे लोगों से। वो एक रास्ते से निकल रहे थे तो एक लकड़हारा वहां से सिर का बोझ, वो लकड़ियों का बोझ जो है सिर पर रखे हुए और वहां से आ रहा। तो आप देखिएगा संस्कृत में राजा ने कहा, विक्रमादित्य ने कहा, विक्रमादित्य तो बहुत विद्वान पुरुष थे, विद्वान राजा थे और भाषा पर उनका अधिकार था और बहुत संवेदनशील भी थे, बहुत न्यायप्रिय थे, तमाम सारी खूबियां खासियत उनके अंदर। उन्होंने संस्कृत में उससे कहा, लकड़हारे से, कि तुम्हारे सिर पर जो, संस्कृत में मैं नहीं उच्चारण कर सकता और मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उसका अर्थ उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिर पर जो लकड़ी का बोझ रखा हुआ है, यह देखकर मेरे मन को बड़ा कष्ट हो रहा है और तुम जो भी मांगना चाहो वो मांग सकते हो। मैं राजा हूँ और तुम मेरी प्रजा के एक अंग हो, हिस्से हो। मैं तुमको देख करके बहुत द्रवित हुआ हूँ, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। तो इस बात को उन्होंने संस्कृत में कहा। तो लकड़हारे ने संस्कृत में ही उनको जवाब दिया। लकड़हारे ने संस्कृत में जो उनको जवाब दिया, उसका आशय और उसका अर्थ, उसका हिंदी अनुवाद ये था कि मुझे अपने सिर पर रखी हुई लकड़ियों का बोझ जो रखा हुआ है, लकड़ियों का बोझ जो रखा है, उससे पीड़ा नहीं हो रही। मुझे पीड़ा इस बात की हो रही है कि आपने जो संस्कृत में कहा है उसमें व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द गलत कहा है। ये शब्द ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाएगा। ये लकड़हारे ने संस्कृत में ही उनको जवाब दिया। तो विक्रमादित्य थोड़े से उतर गए और उतर के उन्होंने लकड़हारे की चरण स्पर्श किया और कहा कि धन्य हूं, मैं इस राज्य का राजा हूं और ऐसी मेरी प्रजा में ऐसे लोग, ऐसे विद्वान भी मौजूद। तो ये मतलब मैं बात इसलिए इस पक्ष में कह रहा हूं कि संस्कृत जन भाषा रही। ये बात सुषमा जी ने एक संबोधन में, एक उद्बोधन में कही थी। तो संस्कृत में ये संस्कृत की ये खासियत है कि आप उसका कोई भी श्लोक गा करके अगर आप पढ़ें, 2-4 बार आप उसको गा करके देख लें, तो चौथी 5वीं बार में उसका संस्कृत आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हो, बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, उस अर्थ के निकट आप पहुंच जाएंगे। तो हमारा जितना भी प्राचीन भारतीय साहित्य है वो सब संस्कृत में है, इसलिए। और संस्कृत भाषा में कोमलता होती है, लोच होता है और एक माधुर्यता होती है उसमें, इसलिए वो ये है, उसको गाया जा सकता है, उस साहित्य को गाया जा सकता है। तो जिसे गाया जा सकता है वो गीत है। तो हमारा संपूर्ण भारतीय साहित्य क्या हुआ? गीत हुआ, गीत हुआ। अब इसके बाद प्रामाणिक तौर पर जो हमारे सामने जो ग्रंथ आते हैं, जो चीजें आती हैं, उसमें देखेंगे विद्यापति और जयदेव दो कवियों संस्कृत में इस तरह से आती है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, जायसी, अन्य भाषाओं का सब, ये चाहे वो अवधी हो चाहे भोजपुरी हो, ये तो खड़ी बोली जो आज हम बोल रहे हैं, जिस भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो अभी कोई 100 साल पहले की भाषा है। लेकिन उससे भी पहले खड़ी बोली का, भोजपुरी का या अवधी का या ब्रज का जो कहा, उसमें फिर ये वो सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, जायसी, रसखान। और उसके बाद फिर एक युग आता है जो प्रसाद से शुरू होता है, और महादेव। इन 4 लोगों को भी छायावादी युग जिसे कहा जाता है, के रूप में, छायावादी साहित्यकार के रूप में ये 4 लोग भी
उसके बाद फिर और थोड़ा सा आगे बढ़े, चल रामधारी सिंह दिनकर और मैत्री शरण गुप्त, इनमें बहुत सारे नाम हैं इस पीढ़ी में। इसमें चूंकि राष्ट्रीय भावना की उस समय आवश्यकता थी, इसलिए बहुत सारे रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोगों ने या मैत्री शरण गुप्त जैसे लोगों ने वो राष्ट्रीय रचनाएं लिखी। और उसी के साथ साथ एक और युग शुरू हुआ या कहा गया या उस समय को, उस कविता को एक नाम दिया गया हालावाद। हालावाद माने जो बच्चन की मधुशाला कृति है। तो हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक कहा गया। मानवीय रिश्तों को, मानवीय संवेदना को, मानवीय सिद्धांतों को, मानवीय मूल्यों को मैखाने से जोड़कर, मतलब उन्होंने उनका जो सारांश था, उनके काव्य का सारांश था, उनके कथन का जो सारांश था वो ये था कि मंदिर और मस्जिद, इन दोनों से भी अगर ऊपर कोई जगह है, कोई चीज है, तो वो मधुशाला है। मंदिर और मस्जिद में ये कमियां हैं, लेकिन ये कमियां मधुशाला में नहीं पाई जाती। और ये अच्छाई मंदिर और मस्जिद में है या नहीं है, इसकी तुलना में मैखाने में देखिए कि ये अच्छाई वहां पाई जाती है। तो बहुत उनकी लोकप्रिय और बड़ी प्रचलित कृति रही। इसके बाद जो है हरिवंश राय बच्चन के बाद एक बार फिर युग परिवर्तन हुआ साहित्य जगत में, और विशेष रूप से कविता के क्षेत्र में। विशेष रूप से कविता के क्षेत्र में जो साहित्यिक परिवर्तन हुआ या गीत के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, तो हरिवंश राय बच्चन के युग में मधुशाला जिसने चाव के साथ सुनी जा रही थी और जिस समर्पण भाव के साथ लोग उसको सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, गली गली में वो किताब पहुंच रही थी, लोग पढ़ रहे थे उसको, बच्चन जी को सुनने की एक जिज्ञासा रहती थी मन में। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे साहित्य में या मंच का जो विशेष रूप से मंच का जो गीत है, मंच की जो रचना है, उसमें एक रिक्तता जैसी थी, क्योंकि और जो गीतकार थे वो ठीक है अपने स्तर पर पढ़ रहे थे, लेकिन कोई प्रतिनिधि बन करके, उस युग का प्रतिनिधि बन करके सामने नहीं आ रहा था। उसी समय सन 45 के आसपास गोपाल दास नीरज ने कमान संभाली, जिनके सानिध्य में मैं कहता रहता हूँ कि 12 वर्ष की अवस्था में इनके चरणों में बैठ करके मुझे कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला। मेरा पहला कवि सम्मेलन था, मेरी जिंदगी का पहला कवि सम्मेलन था, मात्र 12 वर्ष की अवस्था में। तो हालावाद, बच्चन के हालावाद के बाद अगर किसी युग के प्रवर्तक के रूप में, किसी युग के प्रतिनिधि के रूप में कोई आया, तो वो गोपाल दास नीरज जी आए। गोपाल दास नीरज ने, माने आप कहेंगे कि उसको अगर शैक्षणिक भाषा में कहूं तो हालावाद का युग ऐसा था कि जब कविता हालावाद के नाम से जानी गई और हालावाद का युग, हालावाद के युग के नाम से जानी जा रही थी, बच्चन के नाम से जानी जा रही थी, और हालावाद की गंगा अपने पूरे यौवन के साथ उफान पर थी और तीव्र वेग के साथ साहित्य की जमीन पर गिर रही थी। उसको अगर माने उस गिरती हुई गंगा को अगर अपनी जटाओं में लेने का काम किसी ने किया, तो वो उसका नाम गोपाल दास नीरज जी ने उस वेग को अपनी झोली में थामा, अपनी जटाओं में थामा, और फिर नीरज ने जो कविता रखी और जिस गहन के साथ कहा, जिस ढंग के साथ गाया, उसको वहां भी देखिए गाना ही सर्वोपरि निकला, गेयता ही सर्वोपरि निकली। कवि नीरज से भी अच्छे हुए। कोई मैं नीरज जी की अनुचित वकालत नहीं कर रहा, लेकिन गेयता की बात अगर आप करेंगे तो नीरज का मुकाबला न तब था और न अब है। गीतों में थी वो, उन 15 नाम ऐसे थे कि जो उसी तरह से के नाम थे, उसी तरह से मंच पर घूम रहे थे, उसी तरह से उनको शोहरत मिल रही थी, लेकिन उन सब में आगे निकला तो वो केवल गोपाल दास नीरज निकला। यद्यपि लिखने के मामले में शायद उनसे ज्यादा अच्छी शब्दावली, शायद उनसे ज्यादा
नीरज नीरज के रूप में बाजी मार ले गए और वो सबसे माने आप कहें कि उनकी रिक्तता, उनकी कमी और उनके जाने के बाद उनका अनुसरण करने वाले कोई पैदा नहीं, दूसरे नीरज नहीं हुए। दूसरे सोम ठाकुर हो सकते हैं, दूसरे कुंवर बेचैन हो सकते हैं और कहें कि पंडित रामता त्यागी, पंडित रमानाथ अवस्थी दूसरे हो सकते हैं, लेकिन नीरज जी का जोड़ आज तक नहीं हो पाया। तो इसके पीछे कारण यही थी कि उनके गीतों में जो गेय था और जो शब्दावली, जो कोमलकांत पदावली और अपनी बात को नए ढंग से, नए तरीके से कहने की उनकी जो काबिलियत थी, उसने गीत को एक नई दिशा दी, एक नया युग दिया जो आज तक चला आ रहा है। हमारे आज के परिवेश को भी देखें तो मैं समझता हूं कि 80% रचनाकार, चाहे वो प्रेम की रचना हो और चाहे राष्ट्रीयता का बोध कराने वाली रचना हो, हम लोग नीरज जी की शब्दावली का अनुसरण करते हैं। वो खूबसूरत भाषा उन्होंने दी है। उस युग के बाद हालांकि उनकी जो अनुज पीढ़ी थी उसमें बहुत अच्छे नाम हुए और ऐसे नाम हुए कि हो सकता है कि शायद हमें दूसरा सोम ठाकुर और दूसरा कुंवर बेचैन या दूसरा बुद्धिनाथ मिश्र, दूसरा माहेश्वर तिवारी, ये मिलना भी आगे आने वाले समय में मुश्किल होगा। लेकिन नीरज चूंकि अब विराम लग गया है, उनकी सक्रियता पर विराम लग गया है, अब हमारे बीच नहीं है, संसार में नहीं है, इसलिए हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं और उनका मूल्यांकन करने को बात कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो सक्रिय हैं और जिन्होंने एक गीत को दिशा दी है, एक धरती दी है, एक जमीन दी है, उसमें श्रद्धेय सोम ठाकुर हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन हैं, बुद्धिनाथ मिश्र हैं, माहेश्वर तिवारी हैं। इन लोगों का भी बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान है, स्वागत योगदान है और मैं तो कहूंगा कि ये नाम भी अभिनंदनीय है और हर साहित्य प्रेमी के लिए, हर गीत के लिए। मैं समझता हूँ बातचीत बहुत हो गई है और अगर कोई किसी तरह का अगर सवाल हो जाए तो और ज्यादा, मात्राओं की बात कर रहे थे, मात्राएं मैं आपको उदाहरण सहित बता दूंगा। गीत की ये जो एक यात्रा जिसको कह सकते हैं, वो हम यहाँ तक आ गए हैं और ये तो बिल्कुल साधारण सी और सामान्य सी बात है कि गीत में कोमलकांत पदावली होना चाहिए, सुनने में अच्छे लगे। कोमलकांत पदावली का कोई बहुत ज्यादा गंभीर अर्थ नहीं होता, मतलब कोमलता होना चाहिए उसमें और पदावली से मतलब ये है कि उसका पद जो है, छंद जो है, वो उससे मतलब है, उससे आशय है उसका कि वो छंद जो है, उसका रचना का छंद वो कोमल होना चाहिए। सुनने कोमल जब होगा तो सुनने में प्रिय लगेगा और गाया जा सकता है, उसको अच्छे से गाया जा सकता है। गीत कठोर भाषा में भी लिखे जाते हैं, लेकिन वीर रस के कवियों को सुनिएगा तो वो अधिकांश कविता शब्द का इस्तेमाल करते हैं या रचना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो गीत नहीं होता। ठीक है, वो मात्रिक दृष्टि से हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो ये कह सकते हैं, लेकिन उसमें वो गेयता नहीं आ पाती, क्योंकि शब्द उसमें कठोर आ जाते हैं, मारकाट वाले शब्द आ जाते हैं ना, मारकाट वाले शब्द आ जाते हैं तो कठोरता खत्म हो जाती है, कठोरता बनी रहती है, उसमें कठोरता आ जाती है, कोमलता खत्म हो जाती है, तो फिर वो गीत नहीं रहता, गेय नहीं रहता। तो मूलतः अंतर बस गीत में और कविता में यही होता है। अगले आज की जो नवोदित वो बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कह सकते हैं देवल आशीष, अक्षर है और जयप्रकाश हैं। ये नाम ऐसे हैं, कोई 10-15 साल छोटे हैं, लेकिन असीम संभावनाओं से भरे कीर्ति काले, कवियों में कहें, महिला रचनाकारों में कहें तो डॉक्टर कीर्ति काले हैं, कविता तिवारी हैं। ये वो नाम है कि जो गीत को धन्य कर रहे थे, मतलब
ये दिन से समृद्ध हो रहा है। और अभी क्या है, बहुत लंबा जीवन इनके पास सुरक्षित है भगवान का दिया हुआ। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनका योगदान ऐतिहासिक होगा और बहुत उल्लेखनीय ढंग से इनकी रचनाओं को पढ़ा जाएगा, संदर्भ के साथ ये किए जाएंगे। और ये सब एक अच्छे शुभ संकेत है और खुशी होती है, अच्छा लगता है ये सब देख करके। और रही सही जो कसर हम आज से कोई 20 साल पहले जो अनुभव करते थे, कहीं से निमंत्रण आता था कवि सम्मेलन के लिए, तो कई बार मेरे साथ तो कोई, मैं समझता हूँ 20-25 बार ऐसा हुआ कि कवि सम्मेलन होता था 8 तारीख को, और वहां से आयोजक की जो भेजी हुई चिट्ठी होती थी वो मिलती थी 12 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को। मतलब यह क्या, मतलब ये कि वो पोस्ट ऑफिस से आती थी, सरकारी पोस्ट ऑफिस से आती थी। और अब तो सोशल मीडिया ने और इसने तकनीकी युग ने इतनी सुविधाएं दी हैं कि हम सब इस समय जो कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति सुनना चाहे तो सुन सकता है। तो ये अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं। इसके संबंध में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और कोई किसी तरह का सवाल हो, नीला जी कर सकती है, यमन कर सकती है, और यहाँ जो भी जरूरत है। हाँ, नमस्ते देवेंद्र जी। हाँ, अभी सवाल नहीं, आप तो रचना सुना दीजिए, अंत में सवाल बात में। अच्छा, ठीक है, मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, देखिए। और इसकी भूमिका तो कोई खास नहीं है, ठीक है। तो मैं ये मानवीय रिश्तों पर है, हम लोग लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, और तमाम तरह की गर्मा गर्मी और सर्दी गर्मी हो जाती है। लेकिन अंततः हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मानवीय रिश्तों की सबसे बड़ी खासियत यही है, अगर वो निस्वार्थ है और पवित्र और अच्छे उद्देश्यों को लेकर के बने हैं, तो आपके जीते जी वो रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। आपके जीते जी वो रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, वो रिश्ता हमेशा हमेशा बना रहेगा। आप कितना ही किसी से लड़ लें, कितना ही शिकवा शिकायत कर लें, कितना भी कुछ भी कह लें, आप तात्कालिक स्तर पर आप कुछ भी, कोई भी संकल्प ले लें, कोई भी गुस्से में कुछ भी उसको फाइनल अपना स्टेटमेंट या जजमेंट दे दें, लेकिन आखिरी में वो रिश्ता बना ही रहेगा और उसका परिणाम जो है वो सफल होगा। तो बस इसी पृष्ठभूमि पर मेरा एक गीत है। और इसमें देखिए एक छंद होता है जिसको चौपाई छंद बोलते हैं। चौपाई में 16 मात्राएं, चौपाई माने 4 पाए, जिसके 4 पाए होते हैं, तो 4 लाइन, 4 पाए माने 4 लाइन, ठीक है। तो चौपाई की ये विशेषता होती है कि उसमें प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं होती है। अब 16 मात्राएं कैसे गिनेंगे, मात्रा कैसे गिनी जाती है, वो भी लगे हाथों सुन लीजिएगा। जो छोटा आ, मैंने जैसे उस दिन बताया था, छोटा आ और बड़ा आ। छोटा आ में मात्रा जो होगी वो 1 होगी, और बड़ा आ में मात्रा जो होगी वो 2। इसी तरह से छोटा का में 1 मात्रा होगी और बड़ा का में 2 मात्राएं होंगी। अब इसको लिखा कैसे जाता है, जो लोग शुरू में हम लोग भी अच्छे रचनाकार शुरू में गिन करके देखते हैं, हम जो भी लिखते हैं तो पहले से पता होता है हमको। जैसे दोहे में हमको 13-11 मात्राएं गिनना है। पहले 4 चरण होते हैं दोहे के, तो वो भी अपने आप में एक गीत विधा दोहा है, और दोहे के नाम से ही गेयता की जहां तक बात है, गति यति पर, तो उसमें 13-11 का वो रहता है। इसी तरह से ये चौपाई छंद होता है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं, होता है। वो भी एक अलग भाग अनुभाग है व्याकरण का। जब आप 16 मात्राओं का पंक्ति का उपयोग करते हैं, या तो पहली लाइन में 16 मात्राएं होंगी, और आखिरी लाइन तक, गीत की आखिरी लाइन तक प्रत्येक पंक्ति में ही 16 मात्राएं रखना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कर सकते कि किसी में 18 हो गई, किसी में 20 हो गई, किसी में 14 रख दी। जैसे ही ऐसा करेंगे वैसे ही लाइट जाएगी, गाया नहीं जाएगा, और गाया नहीं जाएगा तो गीत की पहली शर्त खत्म हो गई, तो वो गीत नहीं जाएगा, वो फिर कविता हो जाएगी। तो मात्राएं गिनते कैसे हैं? छोटे आ की मात्रा 1 और बड़े आ की 2। कभी कभी बीच में आधा शब्द आ जाता है। आधा शब्द जैसे कि आपने कहा कि तुम्हारे, अब तुम्हारे में एक मात्रा आधे छोटे ऊ की मात्रा है, तो ता पे लगी है, तो ये 1 की मात्रा गिनी जाएगी। और हा जो है तुम्हा, आधे माँ के बाद हा है, तो हा में भी हा बड़ा है क्योंकि 1 मात्रा लगी है उसमें, 1 आ की मात्रा हो गई, 1 वो बड़ी आ की मात्रा हो गई, 2 मात्राएं। ऐसे ही रे में भी 2 मात्राएं, 1 रा की मात्रा हो गई, 1 ए की मात्रा हो गई, तो 5 मात्राएं हो गई इसमें। जबकि शब्द बन रहे हैं, देखने में अक्षर लग रहे हैं 6, देखने में अक्षर 1 2 3 4 अक्षर तो 4 ही लग रहे हैं, लेकिन मात्राएं गिनने पर लगता है कि इसमें 6 मात्राएं होना चाहिए। 6 मात्राएं इसलिए नहीं है, कहीं कहीं होती हैं, कहीं कहीं गिनी जाती हैं, लेकिन वो दूसरे शब्दों में गिनी जाती है। आधा जो शब्द होता है तो उसकी मात्रा जो तुम्हारे में जो है वो आधा माँ इतने इनसे कहा गया है, और इससे कम समय के लिए कहा गया है कि उसकी आधी मात्रा वो बड़े हा से, जो जिसमें 2 मात्राएं हैं पहले, उससे जुड़ गई है आधा माँ, तो इसमें 5 मात्राएं ही कही जाएंगी, 2 रे की, 2 हा की और 1 तू की। तुम्हारे में 5 मात्राएं गिनी जाएंगी। ऐसे ही इसको लिखने का ये 1 मात्रा जो होती है उसके लिए जो खड़ी पाई का डंडा होता है, खड़ी पाई जिसको बोलते हैं, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, एक तो वो संकेत होता है 1 मात्रा का, और 2 मात्रा का संकेत होता है जैसे उसमें अंग्रेजी में एस लिखते हैं, एस वर्ड लिखते हैं, उस तरह से 2 मात्रा का संकेत, जहाँ 2 मात्राएं गिननी होती हैं, गिनने वाली बात आती है तो ये तो खड़ी लगाएंगे 1 मात्रा के आगे, और या फिर 2 मात्रा के आगे, 2 मात्रा के नीचे रखेंगे वो एस का संकेत, उस तरह से उसकी गिनती हो जाती है। हालांकि बहुत कम समय इसके लिए रहता है, 2-4 महीने में इतना सब कुछ आ जाता है कि गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने अगर पहली लाइन 16 मात्रा की बना ली तो फिर पूरा गीत आपका 16 मात्रा का ही बनेगा, प्रत्येक पंक्ति 16 मात्रा की बनेगी। पहली लाइन 12 मात्रा की हुई तो पूरा गीत आप पढ़ने का फिर वैसा ही बन जाता है। मैंने फिर उसके लिए न गिनना है आपको, न शंका करनी। आप कभी भी किसी भी विद्वान को गीत लिखने के बाद बड़े से बड़े व्याकरणाचार्य को दिखा लें तो उसमें वो लिंग दोष निकाल सकता है। अन्य हालांकि बड़े रचनाकार, समर्थ रचनाकारों की रचनाओं में वो कमियां भी नहीं निकलती, तभी तो बड़े होते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग, क्योंकि प्रचलन की भाषा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम बोलते हैं ना, उसमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बर्तनी संपत्ति की शक्तियां दिमाग पर चढ़ जाती हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। और इसी तरह से व्याकरण का कि कहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, कहाँ पुल्लिंग का करना है, ये नहीं पता होता। कभी कभी शब्द ही कॉमन होता है, मतलब समान उभयलिंगी होता है, तो स्त्रीलिंग में भी उपयोग होता है, पुल्लिंग में भी होता है। लेकिन जहाँ किया है हमने वहाँ स्त्रीलिंग में अर्थ निकलना चाहिए उसका, और हम उसका अर्थ निकालते हैं पुल्लिंग में, तो जो व्याकरणाचार्य होते हैं वो उसका भी निकाल देते हैं। उसी के आधार पर समीक्षा और आलोचना भी हो जाती है। कभी कभी अच्छे रचनाकार, पॉपुलर कहें कि नाम लेकर के कहूँ तो डॉक्टर कुमार विश्वास को साहित्य के समीक्षा आज तक कभी नहीं माना, इसीलिए नहीं माना है कि उनकी ये जो लिंग दोष है ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, और साधारण पाठक भी जानते हैं, साधारण श्रोता भी जानते हैं, लेकिन उनकी कहन अच्छी है और अच्छे भाव, ठीक है, आनंद बड़ा आदर करता हूँ। उदाहरण मैंने दिया है तो ये चीज होती है। तो इस तरह से ये बात, तो मैं 16 मात्रा का एक गीत आपको सुनाता हूँ।